हेलो, जैसे चल रहा है अपना चैप्टर है ना 6.1 चल ही रहा है अभी तक। आई होप सो ख़त्म हो जाए, मैं भी यही चाहता हूँ, तुम भी यही चाहते होंगे ना। काफ़ी टाइम हो गया, पार्ट 8 होने आ गए, ठीक है। तो ख़त्म कर देंगे आज किसी भी कंडीशन में। तो अपन कहाँ तक चल रहे थे? देखो मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए थे कि कहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे। 16 मैंने बता दिया था। 17, 18, 19, 20 4 क्वेश्चन आप पे छोड़े थे। 21 आज मैं करवा रहा हूँ। छोड़े मतलब वो यूनिक छूटे ही रह जाए ज़िंदगी भर, उनको सोल्व भी करना है ना। ऐसा लगना चाहिए सर ने दिए हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, ठीक है, तो करने हैं अपने को, है ना। कभी भी अगर कॉपिया वोपिया चेक करने का अगर आया नंबर तो देखूंगा मैं, अपना अलग है थोड़ा रूल, ध्यान रख लेना। कच्चा पुच्चा मत समझना मेरे को, एक कदम आगे हूँ तुमसे मैं, हम हर टाइम, ठीक है। देखो 21 क्वेश्चन क्या है, इफ़ x इक्वल टू 30 देन प्रूव दैट, है ना। मतलब क्या है, यदि x का मान 30 डिग्री दे रखा है तो प्रूफ क्या करना है। 21 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है। 4 sin क्यूब x है ना, ठीक है। देखो फिर क्या है सॉल्यूशन इसका। देखो क्वेश्चन दे रखा है साइन 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x बराबर, है ना। तो क्या है, वो सबसे ऊपर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ x इक्वल टू 30 डिग्री देन प्रूव दैट, है ना। मतलब x की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है, 30 डिग्री दे रखी है ना। तो क्वेश्चन में जहाँ पर भी 30 डिग्री पहले दे रखा है वहाँ पर अपने को किसकी वैल्यू रखनी है, क्या रखना है, 30 डिग्री एग्जैक्ट रखना है ना। मतलब एंगल पहले ही दे रखा है ना। थोड़ा सा सवाल घुमा दिया है, यहाँ पर एंगल न देकर यहाँ पर क्या दे दिया, एक्स दे दिया, और एक्स की वैल्यू अपने को क्या डिफाइन कर रही है, ऊपर 30 डिग्री पहले गिवन दे रखी है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों से इस पर भी दोनों साइड प्रूफ करनी रहेगी अपने को। तो देखो फर्स्ट साइड इसे क्या है, साइन 3x, ठीक है। तो साइन 3x इक्वल टू क्या होगा, साइन 3x, तो साइन 3 इंटू एक्स की वैल्यू अपने पास क्या है, 30 डिग्री है, क्या है 30 डिग्री, है ना। तो क्या हो जाएगा, साइन 3 इंटू 3 90 डिग्री, है ना। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। समझ में आई बात। तो बहुत सरल है। मतलब पहले जो क्वेश्चन थे उनमें एंगल दे रखा होता था पूरा, जैसे साइन 30 कोस साइन 60, है ना। इसमें क्या दे रखा है, साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x दे रखा है, ठीक है। तो मतलब दे रखा है तो क्या है, पहले यहाँ पर इसमें सवाल ने फर्स्ट में एंगल का मान अपने को x इक्वल टू 30 डिग्री पूरा दे रखा है, ठीक है। तो ये एक साइड अपने प्रूव सॉल्व हुई है ना। तो साइन 3x की वैल्यू क्या आई, 1 आई। देन नेक्स्ट साइड क्या है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, समझ में आई। 3 साइन x के क्या आ जाएगा, 30 माइनस 4 साइन क्यूब 30, ठीक है। तो अब 3 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 माइनस 4 साइन 30 की वैल्यू इधर भी क्या होगी, 1/2, लेकिन उसका क्या हो जाएगा, क्यूब, है ना। स्क्वायर नहीं, यहाँ क्या है, क्यूब है, ठीक है। देन 3 इंटू 1 3/2 प्लस नहीं माइनस 4 इंटू 1/, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। समझ में, 2 क्यूब यानी क्या होता है, 3 टाइम मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3 टाइम 4 इंटू 2 8, समझ में की बात।
तो 1/2 का क्यूब 1/8, ठीक है। नेक्स्ट 3/2 माइनस 4/8, ठीक है। देखो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 4 8 से डिवाइडेड है, ठीक है। तो क्या बचा, इक्वल टू 3/2 माइनस 1/2, ठीक है। 3/2 माइनस 1/2, तो क्या आएगा यहाँ पर एलसीएम 2 का 2 से 2 डिवाइड 1 का गुणा 3 माइनस इसमें भी वही 1 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पहला अपना जो था उसमें भी 1 आया था। क्या आया था, sin 3x को अपन ने प्रूव किया था। sin 3x इक्वल टू sin 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखा है, 30 रखा। क्यों रखा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है x इक्वल टू 30 डिग्री, है ना, इसलिए x अपन ने यहाँ पुट किया है ना। तो 3 इंटू 30 क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। sin 90 इज 1। नेक्स्ट 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, 3 sin x sin 4 sin क्यूब 30, 3 इंटू 1/2 sin 30 माइनस 4/1/2 का होल क्यूब sin क्यूब दे रखा है, इससे क्यूब किया बराबर। 3/2 माइनस 4 इंटू 1/8, ठीक है। 1/8 कट गया 2 टाइम, है ना। 3/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 3/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 3 माइनस 1/2, है ना। यहाँ पर क्या क्या एलसीएम लिया है ना, एलसीएम दिमाग में बैठ जाना चाहिए क्या होता है। अब कोई नहीं समझाएगा एलसीएम कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, बराबर। 2/2 इज 1, ठीक है। तो क्या हो गया, बोथ साइड आर इक्वल, है ना। समझ में आ गई बात, हैंस प्रूव, ठीक है। देखो इसी बेस्ड पे इसके 2 क्वेश्चन और है ना। 21 का जो है सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल इजी, कुछ भी नहीं है ना। सेकंड क्या है, tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, tan 2x की जगह 30 रखना है, तो 30 इंटू 2 tan 60 हो जाएगा, है ना। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, वो आ जाएगी, tan 60 की वैल्यू √3 होती है ना। तो देन नेक्स्ट साइड भी अपने को √3 प्रूव लाना है ना, तो वो भी हो जाएगा सोल्व, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्या है, sin x इक्वल टू √1 माइनस cos 2x अपॉन 2, है ना। तो sin 30 हो जाएगा, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। तो बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं करना है, सोल्व हो जाएगा इजीली, ठीक है। नहीं होता है तो आप जो भी अगर क्लास चलती है उसमें नहीं आप कर सको तो उसको क्लास के बाद जो क्वेरीज में होता है उसमें क्वेश्चन डाल देना, सॉल्व करके बता दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 22 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, समझ में आ रही बात। 22 भी है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो देखो क्या है, क्वेश्चन क्या है, इफ A is 60 degree and B is 30 degree, then prove that, क्या प्रूव करना है, cot A माइनस B इक्वल टू cot वन cot B माइनस cot A, ठीक है। ठीक है, तो देखो क्या है, ठीक है। देखो सब एक क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ A इक्वल टू 60 डिग्री एंड B इक्वल टू 30 डिग्री देन प्रूव दैट cot A माइनस B इक्वल टू cot A cot B प्लस 1 cot A B माइनस cot A, है ना। तो देखो फर्स्ट ये साइड अपन लेते हैं, क्या कह रहा है, cot A माइनस B, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है,
सबसे पहले अपने को क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या करना है, गिवन दैट, है ना। गिवन दैट में क्या है, ए इक्वल टू क्या दे रखा है, 60 डिग्री, अरे यार ए इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इज 30 डिग्री, है ना। तो देखो ए की जगह 60, बी की जगह 30, ठीक है। गिवन दैट दे रखा है ना, इफ ए इज 60 एंड बी इज 30 देन प्रूव दैट। तो ए की जगह 60 डिग्री रखना है और बी की जगह क्या रखना है, 30 डिग्री रखना है। तो क्या हो जाएगा, देखो कोट ए माइनस बी, ठीक है, कोट ए माइनस बी। तो देखो क्या है, कोट ए 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, है ना। 30 क्यों, क्या, क्योंकि ए का मान 60 दे रखा है और बी का मान 30 दे रखा है। तो 60 माइनस 30 कितना होगा, कोट 30 डिग्री, ठीक है। कोट 30 डिग्री इज √3, ठीक है। कोट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। समझ में आ गई बात। फिर कौन सी साइड प्रूव करनी है, कोट ए कोट बी प्लस या माइनस, +1 कोट बी माइनस कोट ए, ठीक है। तो क्या रखना है, कोट ए की जगह कोट कोट 60 डिग्री इंटू कोट 30 डिग्री +1 अपॉन कोट 30, है ना, 30 आएगा क्योंकि क्या दे रखा है उसमें, कोट बी माइनस कोट ए दे रखा है, ठीक है। कोट 30 डिग्री माइनस कोट 60 डिग्री, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम क्या प्रूव किया था, ये प्रूव हो गया था आपने, है ना, लास्ट टाइम क्या, अभी मतलब, ठीक है। कोट ए माइनस बी दे रखा है, है ना, यहाँ तक सोल्व हो गया था। कोट 30 इक्वल टू √3, √3 क्यों आया, क्योंकि 60 माइनस 30 माइनस हो गया, बचा गया 30। तो कोट 30 की वैल्यू क्या होती है, √2। देन अपन कर रहे थे कोट ए माइनस कोट, नेक्स्ट साइड इज अपने प्रूव करनी थी, ठीक है। तो क्या था, कोट 60 माइनस कोट 30 +1 अपॉन कोट 30 माइनस कोट 60। तो कोट 60 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन √3 माइनस नहीं इंटू √3 +1 अपॉन √3 माइनस 1 अपॉन √3, ठीक है। तो क्या होगा, √3 से √3 कट, ठीक है, बचा क्या, 1 + 1 अपॉन यहाँ क्या होगा, एलसीएम √3 यहाँ पर 1, है ना, √3/1 डिवाइडेड इक्वल टू √3 इज मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि √3 का डिवाइड 1 में देते हैं तो √3 का जब मल्टीप्लाई √3 से होगा तो क्या बताया था पहले, √3 इंटू √3 क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 माइनस का माइनस, √3 का डिवाइडेशन √3 में 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, ठीक है। नेक्स्ट 1 + 1 2 अपॉन √3, राइट। देखो नेक्स्ट क्या होगा, बताया था पहले कि जब अपॉन की संख्या जब इनटू में ट्रांसफर होती है ना, तो संख्या उलट फेलट हो जाती है, ठीक है। तो 2/2 इंटू √3, है ना, √3 अपॉन में था तो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया ना, 2 से 2 कट, बचा क्या, √3, ठीक है। देखो लास्ट में अपन ने सवाल क्या था, स्टार्ट से देखो फिर से,
if A is 60 and B is 30, then prove that cot A minus B इक्वल टू cot A डॉट cot B प्लस 1 अपॉन cot B माइनस cot A। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले क्या देगा, गिवन दैट A इज 60 B इज 30। ठीक है, cot A B माइनस B, cot A की जगह 60 माइनस की जगह माइनस B की जगह 30, देन 60 माइनस 30 इज 30, cot 30 इक्वल टू √3 है ना। cot 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, इसलिए √3 लिखा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट स्टेप क्या थी, cot A इंटू cot B प्लस 1 अपॉन cot A माइनस cot B है ना। cot 60 प्लस cot 30 प्लस 1 अपॉन cot 30 माइनस cot 60 है ना। तो cot 60 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इंटू का इंटू cot 30 की वैल्यू √3 प्लस 1 अपॉन √3, cot 30 की वैल्यू माइनस cot 60 1 अपॉन √3। ठीक है, यहाँ पर क्या गया, √3 से √3 कट गया, बचा क्या 1 प्लस 1, 1 ये वाला है ना, और ये वाला दोनों 1 प्लस 1 2 अपॉन, यहाँ पर क्या लिया अपन एलसीएम लिया ना, एलसीएम क्या है √3 का डिवाइडेशन 1 में √3 का मल्टीप्लाई √3 से तो 3 आएगा। ठीक है, 3 बता दिया था क्यों आएगा। ठीक है, माइनस 1 का 1 अपॉन √3 है ना, 2 अपॉन √3। ठीक है, तो जब अंडर की संख्या ऊपर चेंजेस होती है तो अपॉन ऊपर की ओर ट्रांसफर हो जाती है ना, तो 2 से 2 कट हो गया, बचा क्या √3। तो अपना सवाल क्या हो गया, √3 इज इक्वल टू √3 है ना। तो RHS इक्वल टू LHS। समझ में आ गई बात। देखो 22 क्वेश्चन था ये है ना, तो ये क्वेश्चन हो गया फिनिश। इसी के साथ जो अपना चैप्टर नंबर 6.1 है ना, आज फिनिश है। ठीक है, फिनिश हो गया। उसके बाद क्या है कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने छुड़वाए हैं बीच में है ना, बहुत सारे क्वेश्चन छुड़वाए हैं, तो छुड़वाए हैं तो उसको यूनिक में ही कर रहा हूँ है ना, अपने को ही घर पे सॉल्व करने हैं। समझ में आ गई बात। और वो करने हैं मतलब करने हैं, कह दिया मतलब करनी ही है। समझ में आ रही बात। और जब भी होगा मतलब जब भी अनाउंस होगा जिस हिसाब से, तो जो है नोटबुक चेक मैं ही करूँगा। समझ में आ रही। तो में सोचना नया आया है चला जाएगा, वाकई मतलब नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला है। समझ में आ रही बात। मैं चेक करूँगा मतलब मैंने पढ़ा है मतलब मैं ही चेक करूँगा, कभी भी करूँ। समझ में आ रही। अपना थोड़ा अलग है ट्रीटमेंट, रणदीप सिंह गुरु जी का स्टूडेंट हूँ मैं, ध्यान रखना है बात। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो अपन, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, वो अपन जो भी अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा तब से चालू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, थैंक यू। Good morning students, once again I am here with a new poetry। आज हम एक नई पोएम पढ़ रहे हैं। होप सो कि लास्ट पोएम 2 जो हमने पढ़ी थी, रिस्क और माय गुड राइट हैंड, दोनों आप लोगों ने रिवाइज भी करी होगी और उनके एक्सप्लेनेशन भी अब तक तैयार हो चुके होंगे आपके। आज हम एक अलग हटके, वो जो 2 पोएम थी वो मोटिवेशनल पोएम थी। ये जो पोएम है ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की है, एक सोनेट है ये। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी पोएम है द लॉटस। लॉटस जो है वो एक सोनेट है। सोनेट जो लिटरेरी टर्म्स में आपने ये नाम सुना होगा, सोनेट। सोनेट क्या चीज होती है? सोनेट 40 लाइन्स की एक पोएम होती है। जो स्टार्टिंग की 8 लाइन्स होती है वो कहलाती है ऑक्टेव, और नीचे जो 6 लाइन्स रेस्ट ऑफ होती है वो होती है सिसेट्स। तो ये जो है वो इटालियन सोनेट में बनी हुई पोएम है, रिटन बाय तोरुदर। तोरुदर एक इंडियन पोएटिस है। काफ़ी छोटी उनकी एज लिमिट रही है, 21 इयर्स की एज की थी उनकी। और उन्होंने उस 21 इयर्स की एज के अंदर ही काफ़ी सारे लिटरेचर में इतने अच्छी उन्होंने पोएट्री और एसेज दिए हैं जो काफ़ी इंस्पायरेबल है। ये जो पोएम प्रेजेंट हुई है ये हमारे कल्चर को लेकर उन्होंने बताया, क्योंकि वो इंग्लो इंडियन थी। दैट मीन्स कलकत्ता से बिलोंग करती थी, काफ़ी रिचेस्ट फादर थे उनके, काफ़ी रिचेस्ट फैमिली थी उनकी। लेकिन क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियनिटी ले ली थी, उनकी मदर जो थी उनको हिंदी माइथोलॉजिकल के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज था, तो उन्होंने शुरू से ही रामायण, महाभारत, पुराण ये सब कुछ पढ़ रखी थी। तो वो एक इंडियन टच जो था उनके अंदर पहले से ही था।
तो यहाँ पर जो उन्होंने प्रेजेंट किया है वो हमारे कल्चर और वेस्टर्न कल्चर के बीच का एक डिफरेंस मैंने किया है। जैसे वेस्टर्न कल्चर में रोज फ्लावर जो है, लिली जो है, उसको काफी टॉप पे माना जाता है, और वहीं अगर हम हमारे कल्चर की बात करें तो लोटस, इन सबका मिक्सचर। तो यहाँ पर एक डिफरेंस बताया है वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर के बीच का। सबसे पहले तो हम पोएट्री में देख लेते हैं, कुछ कैरेक्टर्स है, कुछ गॉड्स है। सबसे पहले तो है ये लव, लव मतलब गॉड ऑफ लव। सेकंड है फ्लोरा, अ गॉडेस ऑफ फ्लावर्स और वेजिटेशंस, जो जितनी भी वनस्पति है, फूल है, उनकी जो गॉडेस है उनका नाम है फ्लोरा। जूनो, जूनो जो है वो गॉड ऑफ ब्यूटी है। और एक और है साइकी, साइकी है वो है गॉड ऑफ सॉल। जो गॉड ऑफ लव जो है वो क्यूपिड भी कहलाते हैं, क्यूपिड की वाइफ मानी जाती है साइकी। तो यहाँ पर एक डिस्कशन चल रहा है, यहाँ पर एक डिस्कशन ये चल रहा है कि गॉड ऑफ लव आते हैं फ्लोरा के पास में ये पूछने कि मुझे एक ऐसा फूल चाहिए जिसको मैं क्वीन बना सकूं, जिसको मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड रख सकूं। तो यहाँ पर हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर। लव ऑफ गॉड जो है वो फ्लोरा के पास आते हैं, जो कि गॉडेस है फ्लावर्स की, उनके पास आके पूछते हैं कि क्या मुझे ऐसा फ्लावर मिल सकता है that would of flowers be undisputed queen। यहाँ पर जो क्वीन वर्ड है, ये क्वीन वर्ड हम एक्चुअल में यूज करते हैं रानी के लिए, लेकिन जब हम अलग अलग चीजों की बात करते हैं, जैसे एंड्स की जो सुपीरियर एंड मानी जाती है उसको हम रानी चींटी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्वीन किसी लेडी को लेकर नहीं है, क्वीन ऑफ फ्लावर यानी फ्लावर्स में भी जो बेस्ट फ्लावर है उसको उसके लिए वो पूछ रहे हैं। क्या कहते हैं, लव ऑफ गॉड फ्लोरा के पास आके कहते हैं एक फ्लावर उनको ऐसा चाहिए जिसपे किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क न लगा हो, यानी कि ओवरऑल सबकी सहमति हो ऐसा। यस, लव ऑफ गॉड फ्लोरा के पास आके पूछते हैं कि एक ऐसा फ्लावर जिसको वो क्वीन फ्लावर डिक्लेयर कर सकें और जिसमें किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं हो, कोई किसी को आपत्ति नहीं हो। तो इस तरह का एक क्वीन फ्लावर उनको चाहिए। अब यहाँ पर दो कैरेक्टर और मेंशन हो रहे हैं, लिली एंड रोज। लिली आपने देखा होगा, लिली एक ऑफ वाइट कलर का फ्लावर होता है जो सिर्फ एक दिन के लिए खिलता है, और उसकी जो स्टेम होती है वो काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी स्ट्रेटली वो खड़ा भी रहता है। और रोज़ के बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, रोज़ हम सब ने देखा हुआ है, काफ़ी ब्यूटीफुल दिखता भी है और उसकी स्मेल भी काफ़ी अच्छी होती है। हम सबका ऑलमोस्ट फेवरेट फ्लावर में से हम रोज़ का ही नाम लेते हैं। तो यहाँ पर अब बात हो रही है लिली और रोज की। द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर। अब ये जो ऑनर मिलने वाला था, क्वीन ऑफ द फ्लावर, ये जो ऑनर की बात चल रही थी, तो इसमें लिली और रोज उस क्वीन वाली लाइन में काफ़ी लंबे टाइम से राइवल्स बने हुए थे। और उनका ये मानना था कि लिली के जो सपोर्टर्स थे वो ये मानते थे कि लिली को क्वीन होना चाहिए, और जो रोज़ के सपोर्टर्स थे वो ये मानते थे कि रोज़ को फ्लावर ऑफ द क्वीन ऑफ द फ्लावर होना चाहिए। तो इस हाई ऑनर के लिए दोनों में ही कब से झगड़ा चल रहा था। बार्ड्स ऑफ पावर हैड संग देयर क्लेम्स। अब ये बार्ड्स वर्ड जो आया है ये किसके लिए है, ये है उनकी साइड के जो प्रेजफुल पर्सन थे, कविगण कहते हैं ना। अब जैसे 12th में एक पोयम है द नोबल नेचर, उसमें पोएट ने लिली को लेकर, लिली के प्रेज में वो पोयम लिखी हुई है, उसमें एक एग्जाम्पल लिली सेट है। तो उसी तरह से रोज पर भी कुछ लोगों ने पोएम्स लिखी हैं। तो यहाँ बार्ड ऑफ पावर है, बार्ड वर्ड आया है उन व्यक्तियों के लिए, उन कवियों के लिए
जिन्होंने अपने अपने तरीके से इन दोनों फ्लावर्स को प्रेज किया है, तारीफ की, प्रशंसा की है उनकी। Bards of power had sung their claims, उन्होंने अलग अलग तरीकों से उन दोनों की प्रशंसा की। अब वो क्या की है यहाँ पर आता है, The rose can never tower like the pale lily with her Juno's mind। अब यहाँ पर टावर, एक वर्ड आया है टावर। टावर वर्ड, टावर हम समझते हैं किसी पोल को, तो यहाँ पर टावर उसको लेकर नहीं है। लिली जो होता है, लिली की जो स्टेम होती है, जो उसकी डंडी होती है, वो काफ़ी लंबी होती है, और लिली थोड़ा सा हाइट पे उगता है या ब्लो करता है। तो रोज़ जो होता है उतना लंबा या ऊंचाई पर नहीं खिलता है। तो यहाँ पर टावर वर्ड आया है उस चीज़ के लिए कि लिली की हाइट के लिए। द रोज कैन नेवर टावर, रोज जो है वो इतना ऊंचा नहीं खिलता है जितना कि लिली होता है। लाइक द पेल लिली विथ हर जुनोज माइंड, जेनिस जुनो, जुनो यहाँ पर कौन है, ब्यूटी ऑफ गॉड, गॉड जो ब्यूटी की जो गॉड है उनका नाम है जुनो। तो जुनो की जो हाइट है, जुनो का जो एक कह सकते हैं एक पावर है, जिस जहाँ पे वो हाइट पे खड़ी रहती है, जहाँ से ब्यूटी ब्यूटी दिखती है, तो वो जो वहाँ पर लिली स्टैंड करती है, तो वहाँ तक रोज नहीं पहुँच सकता है। ये लिली के जो प्रेज करने वाले जो कवि थे, पोएट्स थे, उन लोगों का ये मानना है। बट इज द लिली लवलियर, अब यहाँ पर बात आती है रोज के सपोर्टर्स की। यहाँ तक लिली की बात खत्म हो गई कि जुनो जितना हाइटेड, और जुनो को जैसे जुनो की पर्सनालिटी, जैसा जुनो का नाम है कि वो गॉड है ब्यूटी की, तो उस तरह वहाँ पर लिली ही स्टैंड कर सकता है। तो अब रोज के सपोर्टर्स की बारी आती है और वो एक क्वेश्चन करते हैं, बट इज द लिली लवलियर, क्या लिली उतनी प्यारी है जितना रोज? जब हम रोज का फ्लावर देखते हैं ना, आधा खिला हुआ कली देखते हैं, फूल देखते हैं, हम अपने आप में ही खुश हो जाते हैं, वाह कितना अच्छा फ्लावर है ये। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है, बट इज द लिली लवलियर, क्या लिली उतना प्यारा है जितना कि रोज? दस बिटवीन फ्लावर फ्रैक्शन रिंग द स्ट्राइक इन साइकीज बॉड। अब यहाँ पर थोड़ा लिली के सपोर्टर्स कह रहे हैं, थोड़ा रोज के सपोर्टर्स कह रहे हैं। 10 बिटवीन फ्लावर फ्रैक्शंस रिंग, दोनों के बीच की जो बहस थी वो इतनी ज़्यादा होने लग गई कि साइकीज बावर, साइकीज ये बावर होता है, बावर कहते हैं एक पेड़ पौधों से घिरी हुई एक शांतिपूर्ण जगह, जहाँ पर हम जाके हमें सुकून मिलता है, हमारी सोल को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यहाँ कितनी शांति है। तो साइकीज बावर, यानी कि साइकी जो है वो सोल गॉड है सोल्स की, तो वो उनके बार में जाकर जहाँ पे शांति मिलनी चाहिए थी, वहाँ पर एक लाउड एक नॉइज है। थोड़ा कुछ लिली के सपोर्टर्स कुछ कह रहे हैं, थोड़ा रोज के सपोर्टर्स कुछ कह रहे हैं, तो एक दोनों के बीच में एक स्ट्राइक, एक डिस्कशन, एक झगड़ा छिड़ जाता है कि दोनों में से बेस्ट कौन है। अब यहाँ पर कंफ्यूज कौन होता है, गॉड ऑफ लव और गॉड ऑफ फ्लावर्स यानी फ्लोरा। गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज, यहाँ पर डिलीशियस का कहना है, यहाँ पे डिलीशियस से मतलब है, डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। अब रोज को हम खाते तो है नहीं कि रोज इतना टेस्टी फ्लावर चाहिए, यहाँ पर डिलीशियस का मतलब है चार्मिंग और स्वीट। यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ, अंडरलाइन करके हर वर्ड को डिफाइन कर रही हूँ, दैट मीन्स आपको वहाँ पर अपना मीनिंग लिखना है। यहाँ पर डिलीशियस का मतलब है चार्मिंग और स्वीट। तो फ्लावर ऑफ गॉड ऑफ लव कहते हैं, गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज, मुझे कोई ऐसा फ्लावर एज ए क्वीन चाहिए जो रोज की तरह चार्मिंग और स्वीट हो। एंड स्टेटली एज अ लिली इन हर प्राइड, स्टेटली यहाँ पर होता है स्ट्रॉन्गली, खड़ा रहना, सीधा खड़ा रहना। तो एंड स्टेटली एज अ लिली, यानी कि गॉड ऑफ लव ये कहते हैं कि मुझे ऐसा फूल चाहिए
जो रोज की तरह स्वीट हो, चार्मिंग हो, और लिली की तरह एकदम स्ट्रेट प्राइड में खड़ा हो, एकदम सीधा खड़ा हो, जो झुके ना। बट ऑफ व्हाट कलर? अब यहाँ पे फ्लोरा लव ऑफ गॉड को क्या पूछती है, लेकिन कौन से कलर का फ्लावर चाहिए? एक जो लिली है वो ऑफ वाइट है, रोज है वो एकदम ब्लड रेड है, तो आपको कौन सा कलर चाहिए? अब यहाँ पर लव ऑफ गॉड क्या कहते हैं? रोज रेड। सबसे पहले वो बोलते कि मुझे अच्छा ऐसा करना, रेड कलर का कोई फ्लावर देना। लव फर्स्ट चूज, जो लव के जो गॉड ऑफ लव है वो पहले चूज करते हैं कि मुझे रेड कलर का देना। देन प्रेड नो लिली वाइट और बोथ प्रोवाइडेड। अब वो कंफ्यूज हैं क्योंकि कुछ क्वालिटीज रोज की बहुत अच्छी हैं और कुछ क्वालिटीज लिली की बहुत अच्छी हैं। तो सबसे पहले जब फ्लोरा उनसे पूछती है लव ऑफ गॉड को कि कौन सा फ्लावर चाहिए, कौन से कलर का चाहिए, तो सबसे पहले वो रेड मेंशन करते हैं। उसके बाद वो दूसरा मेंशन करते हैं कि नहीं मुझे वाइट कलर चाहिए या फिर मुझे दोनों चाहिए, रेड भी चाहिए और वाइट भी चाहिए। अब यहाँ पर जो फ्लोरा है, जो गॉडेस ऑफ फ्लावर है, वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है कि अब मैं क्या करूँ। कुछ क्वालिटीज़ लिली की बहुत अच्छी और कुछ क्वालिटीज़ रोज़ की बहुत अच्छी हैं। तब उनके माइंड में एक चीज़ आती है और एक वो नया क्रिएशन करते हैं जो दोनों का मिक्सचर होता है। एंड द फ्लोरा गेव द लोटस। उसी टाइम फिर फ्लोरा ने एक नया क्रिएट किया, एक नया क्रिएशन बनाया और वो था क्वीन ऑफ फ्लावर्स, जो था लोटस, जिसमें रोज की रेडनेस भी है और लिली का स्टेटलीनेस भी है, यानी कि स्ट्रॉन्गनेस भी है। वो एक डंडी पर सीधा खड़ा रहता है और काफ़ी प्राइडफुल दिखता है। जब भी हम लोटस को कभी किसी पॉन्ड के अंदर देख लेते हैं तो हमारी आंखें जो हैं कुछ टाइम के लिए स्टेबल हो जाती है, उस पर रुक जाती हैं, हम उसको देखने लगते हैं। उसकी जो शेडिंग्स होती हैं वो रेड से लेकर वाइट तक कंप्लीटली कुछ चीज़ें उसमें रोज़ की हैं और कुछ चीज़ें उसमें लिली की है। लिली हमेशा वन स्टेम पे खड़ा होता है, उसी तरह लोटस भी वन स्टेम पे खड़ा होता है। रोज़ रेड होता है तो लोटस की जो स्टार्टिंग लीव्स जहाँ से स्टार्ट होती, जो कलर ऊपर से नीचे उतरता है, वो रेड टू वाइट में कन्वर्ट होता है। तो उस टाइम फ्लोरा के दिमाग में ये बात आई और उन्होंने एक नया फ्लावर दिया, वो था लोटस रोज रेडेड डाई, यानी कि जो ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको एक वाइट फ्लावर को रोज के कलर में डिप कर दिया है, डाई कर दिया है, तो कुछ शेड्स उसके वहाँ पर प्रेजेंट हो चुके हैं। एंड लिली इज वाइट, किसी ने उसको रोज के कलर में भी डाई किया है और लिली का वाइट कलर भी उसके अंदर रखा है। द क्विनलिएस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, और उस दिन से हमें ये एक नया फ्लावर ऑफ क्वीन मिला, वो था लोटस। अब यहाँ पर जो तोरुदत्त का एक सेंटर आइडिया था वो था इंडियन कल्चर को प्रेजेंट करना। हमारा कल्चर जो है ऑल ओवर वर्ल्ड काफ़ी जाना जाता है, काफ़ी प्रेज किया जाता है, काफ़ी कलरफुल है। हर वे में, चाहे हम संस्कारों की बात करें या किसी भी वे में, इंडियन कल्चर द टॉप मोस्ट माना जाता है। तो यहाँ पर जो रोज़ और लिली फ्लावर्स थे वो वेस्टर्न कल्चर को बिलोंग करते हैं, वहीं पर लोटस जो है वो हमारे इंडियन कल्चर को प्रेजेंट करता है। यानी कि कोई सा भी कल्चर आ जाए, द बेस्ट होगा वो तो हमारा इंडियन कल्चर ही होगा। आई होप ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने बताया आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। देन जितने भी वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं, एक एक का मीनिंग मैंने आपको मेंशन किया है और हर एक मीनिंग आपने अपनी बुक में मेंशन भी कर लिया होगा। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है और क्वेश्चन आंसर्स और कोई भी क्वेरीज हो तो आप स्कूल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। पिछले लास्ट क्लास जब अपनी हुई थी तो अपन उसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर पढ़ रहे थे। मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स के अंतर्गत एल्केन, एल्कीन और एल्काइन 3 श्रेणियों के बारे में आपको, 3 कैटेगरीज के बारे में आपको डिस्कस किया था। तो उसके अंदर एल्केन के बारे में अपन कुछ
हद तक स्टार्ट कर चुके थे। तो अलग अलग जो कैटेगरीज हैं अपनी हाइड्रोकार्बन्स की, उसमें अपन ने आईयूपीएसी सिस्टम का जो मेन अपना कैटेगरी चल रहा है, जो नॉमेनक्लेचर चल रहा है आईयूपीएसी सिस्टम, उसके अंतर्गत हम कुछ एग्जाम्पल्स भी बना चुके थे हाइड्रोकार्बन्स के, यानी एल्केन ग्रुप्स के। तो 3 मैंने आपको ग्रुप्स बताए थे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसके अंतर्गत अपन ने एल्केन को स्टार्ट किया था आज, और उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे अपन एल्केन को कैसे आगे और डिफाइन करते हैं, एल्केन के कैसे एग्जाम्पल बनाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। फंक्शनल ग्रुप क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि उन फंक्शनल ग्रुप को अपन उसके साथ इनिशियली जोड़ेंगे तो उसका एक नाम चेंज होगा, और नाम चेंज होने से वो आईयूपीएसी सिस्टम में कन्वर्ट भी होंगे और दूसरी पद्धतियों से आईयूपीएसी में भी आएंगे। तो कुछ मैं आपको फंक्शनल ग्रुप जोड़ूंगा, कुछ प्रतिस्थापी ग्रुप जोड़ूंगा, जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अपन कनेक्ट करेंगे। तो कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स के और फंक्शनल ग्रुप्स के मैं यहाँ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, उन एग्जांपल्स को आप देखेंगे और नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक के अंदर, और उसको अच्छी तरह से लर्न करना है। क्योंकि वो जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो एज इट इज़ आपको किसी के साथ कनेक्ट करने हैं, तो कनेक्ट करने से उसका जो नाम चेंज होगा, वो नाम चेंज कैसे होगा वो अपन पढ़ेंगे। लेकिन आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में नॉलेज ही नहीं है, क्रियात्मक समूह के बारे में नॉलेज ही नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे अब मैं कह रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो फंक्शनल ग्रुप मैं आपको बता दूं छोटे से तौर पे कि फंक्शनल ग्रुप क्या है या क्रियात्मक समूह क्या है। क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप वो चीज़ है जो अपना एक नाम किसी आईयूपीएसी सिस्टम के साथ नाम जोड़ के फिर उस आईयूपीएसी सिस्टम के नाम में परिवर्तन कर देता है, यानी चेंजेस ले आता है। जैसे मैंने लिखा ब्यूटेन, एक एग्जांपल बता दिया अपन ने पेंटेन, तो उस पेंटेन को अगर आईयूपीएसी सिस्टम में कन्वर्ट करना है या पेंटेन को किसी और नाम में चेंज करना है, कोई ग्रुप लगा दिया अपना फंक्शनल ग्रुप, तो उसका नाम कैसे चेंज होगा? मान लो पेंटेन में अपन ने किसी जगह मैथिल लगा रखा है, दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे, तो 2 मैथिल पेंटेन हो गया। तो मैथिल ग्रुप क्या है वो आपको देखना है, एथिल ग्रुप क्या है वो आपको देखना है। तो कुछ ग्रुप्स के मैं यहाँ पहले आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, उन नाम को आपको याद रखना है। जैसे एक होता है मैथिल ग्रुप, ये CH3 मैथिल ग्रुप है। दूसरा आपका एथिल ग्रुप, ये आपका प्रोपिल ग्रुप है ना। तो इस तरह से मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटाइल, ये सब जुड़ते रहेंगे, 4 कार्बन, 3 कार्बन, 2 कार्बन, ऐसे जुड़ते रहेंगे। कुछ आपके क्रियात्मक समूह में जैसे क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो, आयोडो, फ्लोरो, ऐसे भी प्रतिस्थापी यानी सब्स्टिट्यूएंट्स लगेंगे। तो क्लोरो लगेगा, ब्रोमो लगेगा, नाइट्रो लगेगा, आयोडो लगेगा, फ्लोरो लगेगा, कहीं पे कैसे लगेंगे ये सब अपन एग्जांपल के तौर पे पढ़ेंगे। लेकिन ये ग्रुप्स हैं, इनको आपको एग्जिटिक CH3 क्या चीज़ है, इसे अपन मैथेल बोलते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपेल, है ना। ये सब Cl को बोलेंगे क्लोरो, Br को बोलेंगे ब्रोमो, NO2 को बोलेंगे नाइट्रो, है ना। I को बोलेंगे आयोडो। ऐसे कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स या क्रियात्मक समूह चलेंगे। और एक तरफ मैं आपको और फंक्शनल ग्रुप की एक लिस्ट और बता दूं आपको। फंक्शनल ग्रुप कुल अपनी बुक के अंदर 5 टाइप्स के हैं, 5 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कौन कौन से हैं? एक होगा हैलोजन ग्रुप। कौन सा होगा? हैलोजन ग्रुप, जिसके अंदर आपके यही आएंगे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, फ्लोरो, ये हैलोजन ग्रुप के अंदर गिने जाएंगे। फिर कुछ आएंगे कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, कीटोन, है ना। जैसे मैं आपको एक ग्रुप का नाम बता दूं, अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल, इसके अंदर क्या आएगा? OH, सी के लास्ट में OH जुड़ेगा, वो अल्कोहल ग्रुप। एक आएगा कार्बोक्सिलिक, इसके अंदर कैसे जुड़ेगा? ये आपका कार्बोक्सिलिक, मतलब किसी न किसी C के साथ वो ग्रुप जुड़ जाएगा। ग्रुप का ये है, लेकिन ये किसी C के साथ ये दोनों
जुड़े रहेंगे, किसी किसी के साथ OH जुड़ा रहेगा। OH कहाँ जुड़ते हैं, बीच में जुड़ेगा तो उसका नाम क्या होगा, संख्यात्मक रूप से अपन उसको संख्या दे देंगे, तीसरे नंबर पे एक, दूसरे नंबर पे एक, चौथे नंबर पे। अगर लास्ट में जुड़ रहा है तो जहाँ पे भी ग्रुप जोड़ेंगे अपन काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे ना। तो कैसे करेंगे ये भी बताऊंगा, लेकिन ये मेन ग्रुप है, इसको आपको एज इट इज़ याद करना है। इसके लिए मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। फिर अपन जैसे देते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड देख लेते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड में क्या है फ़र्क देख लो, कार्बोक्सिलिक में डबल बॉन्ड O और OH है, एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड O और H है, मतलब एक O जो है वो एल्डिहाइड में नहीं है। फिर पांचवा जो आता है अपने, ये चार हो गए, 1 2 3 4, एक आता है कीटोन ग्रुप। उस कीटोन में क्या है, आगे पीछे बॉन्ड और डबल बॉन्ड करके O। तो 4 लाइन अपन जानते हैं, अपन ने पहले पढ़ा है कार्बन की सबसे मेन प्रॉपर्टीज उसका चतुष्फलकीय या टेट्राहाइड्रोन स्ट्रक्चर होना है। तो वो 4 लाइनों से सब जगह जुड़ा रहेगा, तो सब जगह 4 लाइनें बनी रहेगी। तो ये चीज़ विशेषता याद रखनी है। अब इनके नाम अपन ने दे दिए, जैसे हेलोजन है, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक है, एल्डिहाइड है, कीटोन है। तो इनके नाम कैसे जुड़ेंगे, जैसे कीटोन को जोड़ दिया तो कीटोन में क्या नाम आएगा, नॉन, नॉन न, ये नाम जोड़ना है। जैसे ब्यूटेन बनाया, ब्यूटेन के साथ में कीटोन को जोड़ूंगा तो ब्यूटेन नॉन बन जाएगा। ब्यूटेन ब्यूटेन नहीं रहेगा, क्या जुड़ जाएगा, अगर कीटोन ग्रुप को जोड़ रहे हैं अपन तो ब्यूटेन नॉन बन जाएगा, प्रोपेन नॉन बन जाएगा, पेंटेन नॉन बन जाएगा। फिर हेलोजन जोड़ेंगे, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोप्रोपेन, ऐसे कुछ नाम बन जाएंगे। ब्रोमो जोड़ेंगे तो ब्रोमोप्रोपेन, एल्कोहल जोड़ेंगे तो एल्कोहल का ऑल। ये वर्ड याद रखने हैं, जो पीछे नाम जुड़ेंगे इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रत्यय। जो पीछे जुड़ते हैं ना सफिक्स, वो नाम बता रहा हूँ मैं। ग्रुप ये है तो ग्रुप का ग्रुप पूरा नाम नहीं लिखना है, उसका सफिक्स लिखना है, प्रत्यय लिखना है। तो एल्कोहल वाला में जुड़ेगा ये, लेकिन नाम क्या लगेगा पीछे ऑल। जैसे पेंटेन है तो पेंटेनॉल, ब्यूटेन है तो ब्यूटेनॉल, कार्बोक्सिलिक में ओइक, पीछे क्या नाम आ जाएगा, ओइक, क्या आ जाएगा, ओइक। ओइक मतलब पेंटेनोइक, ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक, हेक्सेनोइक, ऐसा आ जाएगा। फिर एल्डिहाइड में नेल, क्या आ जाएगा, नेल, पेंटेनेल, ब्यूटेनेल, प्रोपेनेल, इस तरह से इनका नामकरण बन जाएगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गए, ये प्रतिस्थापी हो गए जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगते हैं, इनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स या प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी ये उनके साथ जुड़ के, अब ये जुड़ेंगे तो किसी न किसी नंबर पे जुड़ेंगे। नंबर से कैसे काउंट करेंगे ये मैं आपको बता दूंगा कि इनको कैसे काउंट किया जाएगा। अब मैं आपको एक ध्यान यहाँ आपका आकर्षित करूंगा, यहाँ ध्यान आपका केंद्रित करूंगा कि जब मैथिल हो, एथिल हो, प्रोपिल हो, क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो, आयोडो, फ्लोरो, जो भी ग्रुप्स जुड़ेंगे, ग्रुप्स जुड़ते वक्त सबसे मेन चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, इनका जो अल्फ़ाबेटिक सिस्टम है, अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स जो हैं, ये अल्फ़ाबेटिक क्रम जो है वो अल्फ़ाबेटिक क्रम या सीक्वेंस चेंज नहीं होनी पाए। जैसे अपन अल्फ़ाबेटिक कैसे कि अपन ABCD जब पढ़ते हैं तो A पहले आता है, B बाद में आता है, C उसके बाद में आता है, K फिर बाद में आता है, M फिर बाद में आता है। तो इस तरह से जो अल्फ़ाबेटिक एक सिग्निफिकेंस है, अल्फ़ाबेटिक जो क्रम है, सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को हमें मेंटेन यहाँ पे भी रखना है। तो कैसे सीक्वेंस, जैसे मैथिल भी लगा हुआ है, एथिल भी लगा हुआ है किसी जगह पे, किसी नाम में, तो एथिल का क्रम 5वां है, मैथिल का क्रम दूसरा है ना। लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, एथिल 5वें होते हुए भी 5वां एथिल पहले लिखना है और मैथिल दूसरे पे, तो भी मैथिल का नाम बाद में लिखना है। ये कैसे होता है अपन देखते हैं, करते हैं, है ना, कुछ एग्जाम्पल्स बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये अपनी नोटबुक के अंदर उतार लेना है कि ये सारे जो ग्रुप्स लिखे हुए हैं, मैंने एक फंक्शनल ग्रुप लिखे हुए हैं 5 टाइप के, हेलोजन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, कीटोन, इनका ये आइडेंटिफिकेशन है, कीटोन का ये आइडेंटिफिकेशन, हेलोजन्स के ये ग्रुप्स हैं, अल्कोहल का OH है, कार्बोक्सिलिक का इस प्रकार का बना हुआ सिस्टम है। तो ये कैसे जुड़ते हैं ये आपको मैं जोड़ के बताऊंगा अभी। तो ये कुछ सिस्टम आपको बनाए रखने हैं और इनके पीछे के नाम ये मैंने लिखे हुए हैं सबके, नॉन, ऑल, ओइक, नेल, ये तो ये नाम पीछे लगे रहने चाहिए, है ना, यही नाम हमें पीछे ऐड करने हैं, है ना। जैसे अपन ने IUPAC में सिस्टम में पढ़ा था कि पहले पेंट ले लिया, फिर पीछे एन लगाना है, तो एन लगा दिया तो पेंटेन हो गया।
इन लगाना, इन बन गया, पेंटीन हो गया। इस तरह से हमने ये नाम फंक्शनल ग्रुप में याद कर लेना है, ठीक है। बिठाओ इनको। तो ये अपनी कॉपी से आपको बार बार देखते रहना है, तब जाके याद होंगे, है ना। तो अपन पढ़ रहे थे एल्केन श्रेणी, ये भी थोड़ी देर में अपन पढ़ेंगे इनको कैसे यूज करते हैं, एग्जाम्पल्स के तौर पे अपन पढ़ते रहेंगे। तो अपन एल्केन श्रेणी पढ़ रहे थे, एल्केन के अंदर कुछ एग्जाम्पल बना देते हैं अपन फटाफट, है ना। एल्केन सिंगल बॉन्ड, है ना, ये चीज़ें याद रखनी है। जैसे किसी का नाम अपन बताते हैं या फॉर्मूला दे देते हैं, मान लो मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ CH3 CH2 CH2 CH3। अगर इस तरह से फॉर्मूला हो तो पूछ ले नाम क्या है। मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस क्लास के अंदर कि सबसे पहला काम होना चाहिए अपने कार्बन की संख्या को गिनना, 1 2 3 4। 4 कार्बन पे कौन आता है, फर्स्ट ब्यूट। 4 कार्बन देखते ही ब्यूट। और जब किसी पूरे फॉर्मूले में एक सिंगल बंद ही लगा हुआ हो तो पीछे नाम क्या जोड़ देंगे, ANE, तो क्या बन गया, ब्यूटेन। आगे समझ में। तो एल्केन श्रेणी में क्या ध्यान रखना है, सब जगह सिंगल बंद होगा, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंद होगा, और कार्बन की संख्या को गिन के उसका आगे का नाम और बंद को गिन के उसका पीछे का नाम जोड़ देना है, तो नाम बन जाएगा। अगर मान लो मैं इसकी जगह पे डबल बॉन्ड लगा देता हूँ एक जगह, तो मुझे एक एच यहाँ से हटाना पड़ेगा, एक एच यहाँ से हटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कार्बन की जो टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर है या चतुष्फल की ज्यामिति जो होती है या टेट्रावैलेंसी जो है या 4 बंदों से जुड़ने का जो क्रम है वो बना रहना चाहिए। अब मैंने जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड लगाया तो क्या किया, मैंने एक एक हाइड्रोजन कम कर दिया। कार्बन कम नहीं करना है, क्या कम करना है, हाइड्रोजन कम करने। तो हाइड्रोजन कम हो गए। अब जहाँ एक सिंगल डबल बॉन्ड है, अब इसको नाम को डबल बॉन्ड आते हैं। अब कार्बन तो उतनी ही है, देखो 1 2 3 4, तो आगे का नाम तो अपना क्या रहा, आगे का नाम तो सेम बना रहेगा। और कहीं पे अपन जब बॉन्ड को चेंज देख लेते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड से तो एन ही लगाना है, डबल बॉन्ड अपन ने मिल गया यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड आते ही अपने फट से दिमाग में आ जाना है डबल बॉन्ड एल्किन श्रेणी के अंदर आता है, एल्किन ग्रुप के अंदर आता है। तो डबल बॉन्ड उसी ग्रुप का पीछे का नाम क्या है, इन, ENE। तो अपन क्या लिख देंगे, ENE। तो ब्यूट प्लस इन क्या हो गया, ब्यूटीन। तो ये नाम ब्यूटीन बन गया। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, इसका और करेक्शन करना है हमें, इस चीज़ को और सही तरीके से लिखना है। तो अपन क्या करेंगे, जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड उस सूत्र के अंदर, उस फॉर्मूले के अंदर, उस स्ट्रक्चर के अंदर ये डबल बॉन्ड कहाँ यूज़ हुआ है ना, कौन से क्रम पे यूज हुआ, तो अपन काउंट करेंगे। देखो 1 2 कार्बन के बाद में, इधर से काउंट करो 1 2 कार्बन के बाद में, तो ये सेंटर में आ रहा है, तो कहीं से भी नंबर डाला कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यही डबल बॉन्ड अगर मैं यहाँ लिखता तो इधर से गिनूँ तो 1 2 3 3 के बाद आ रहा है, इधर से गिनूंगा तो 2 के बाद 1 के बाद आ रहा है, तो मुझे नंबर इधर से देना पड़ेगा ना। तो मैंने अभी यहाँ पे लगाया था डबल बॉन्ड, तो नंबर भले इधर से गिने तो सेकंड में आ रहा है, इधर से गिने तो भी सेकंड में आ रहा है, तो कार्बन को नंबर अपन इधर से ही दे देते हैं। तो किसके बाद आ रहा है, 2 के बाद, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 ब्यूटीन। 2 लिखने के बाद बीच में हमें कॉमा करना है ना, तो ये 2 ब्यूटीन हो गया, समझ गए। तो 1 2 के बाद और इधर से गिनते भी 2 के बाद, तो कहीं से भी गिने तो क्रम अगर समान आ रहा है तो कहीं से भी गिन सकते हैं। लेकिन क्रम का अगर वेरिएशन आ रहा है, क्रम में चेंजेस आ रहा है, तो उधर से ही गिनना है जिधर से बंद नज़दीक हो, है ना। बंद जहाँ से नज़दीक पड़ता हो वहीं से इसको गिनना है। जैसे एक एग्जांपल मैं और लिख दूँ आपके, मान लो अपन इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखो मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। तो अब देखो ये वाला बंद जो है वो 1 कार्बन के बाद है, और इधर से गिनो 1 2 3 4 के बाद है। तो सबसे मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि बंद जिधर से नज़दीक है, जहाँ एंड उसका नज़दीक होता है, उधर से ही उस बंद को काउंट करना है। सीधा सा सिंपल रूल है ना। तो यहाँ से अपन 1 2 3 4 और 5 नंबर दे देंगे। अब ये भी ध्यान रखना है कि हमने जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें इसकी चतुष्फल की ज्यामिति या 4 लाइनें कंप्लीट हो रही हैं, 4 बंद कंप्लीट हो रहे नहीं हो रहे। तो 1 2 2 4 2 3 4 1 2 3, अब इसके साथ 3 ही हुए तो हमें एक हाइड्रोजन लगा देना है, फिर ये 4 फिर ये 4। तो ये ध्यान रखना है ना। तो इस तरह से हमें स्ट्रक्चर देखने हैं। तो ये बन गया आपके
1 के बाद डबल बॉन्ड है तो क्या बन गया, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, और डबल बॉन्ड है इन तो क्या बन गया, पेंटीन। और कहाँ पे है ये 1, पहले नंबर के बाद डबल बॉन्ड है तो 1 पेंटीन। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब अपन क्या करेंगे, इसके और एग्जाम्पल लेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के, अपनी जब आगे क्लास चलेगी अभी थोड़ी देर में, या जब भी अपनी सेकंड की क्लास होगी तो अपन देखेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कैसे उसके उदाहरण बनते हैं और कैसे वो ग्रुप जोड़ते हैं। गुड बाय। Good morning, students. Again, we will resume with our history class. And up till now, we have studied about Mauryan dynasty, in which first was establishment of Mauryan dynasty, then Chandragupta Maurya, Bindusar, Ashoka, and in my previous class, I told you that whenever we study history, to learn about Ashoka and moreover the works of Ashoka, in which these are some very important things, and one of them was Dham Yatra, from where he defined the religion at that time, contemporary religion, उस समय जो धर्म चल रहा था उसको बदलाव किया बहुत बड़े पैमाने पे। See, to change things you need a very strong leadership. Either we have some practices, हमारे समाज में आज बहुत से अंधविश्वास प्रचलित है, वो हटते कब है, जब कोई एक बड़ा व्यक्ति उसको हटाने की कोशिश करता है। एंड दिस वाज डन बाय आफ्टर अशोक ट्रांसफॉर्म आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंग। सो दैट ट्रांसफॉर्मेशन कॉज्ड हिम अ प्योर रिफाइंड न्यू रिलीजन, दैट वाज बुद्धिज्म। एंड अगेन वॉट एवर थिंग्स वेर प्री डिसाइडेड, उस समय पहले जो चीजें बताई गई थी यात्रा संबंधी, धर्म संबंधी, उसको भी एक नई परिभाषा अशोक ने अपनी शिक्षा के माध्यम से दी। सो फर्स्ट वी मूव ऑन। एज यू कैन सी इन माय प्रीवियस क्लास yesterday I had also told you that whenever I teach social, keep your book in front of your eyes and always hold a pencil in your hand and just try to listen to audio. There is nothing in video. Whenever there will be in video, I will definitely repeat that thing. So let's start with the paragraph Dham. Ashok established ideals for the moral development of mankind. आपको यहाँ समझना होगा, बहुत important word है, that is mankind. And what he established ideals, उसने कुछ आदर्श स्थापित किए for the moral development, लोगों का नैतिक विकास हो। You know, morality or moral education cannot be given through books. It can be always be transferred from one mind to another, from one generation to another. आपके घर में जब कोई बड़े आते हैं तो आप क्या करते हैं? उनका अभिवादन करते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनको नमस्ते करते हैं। ये कहीं सिखाया नहीं गया, ये सिखाया आपको आपके अभिभावक ने, आपके माता पिता ने। इसको बोलते हैं हम संस्कार। These are moral things. संस्कार जो होते हैं, morality होती है, जो ये हस्तांतरित होती है। It cannot be taught in schools. स्कूल में बोलेंगे whenever any visitor visits our house, we should greet him good morning. लेकिन आप जाकर उनके पैर छूते हो, ये आपके बड़े बुजुर्ग ने सिखाया। So these are things of moral development. तो उसने कुछ moral development for mankind, he established some ideals, कुछ आदर्श बनाए और लोगों को उन आदर्श को फॉलो करना था। उन्हीं को आदर्श को बोलते, these were called Dham. Definition of Ashoka's Dham has been given in the 2nd and 7th rock edicts. ये अंडरलाइन करने की चीज है, मैंने आपको कल भी बताया that whatever things were found in history were on rock edicts, शिलालेख पे थी। तो ये धम्म का कॉन्सेप्ट कहाँ मिलता है आपको? You find on 2nd and 7th rock edict. According to him, shunning. What is meaning of shunning? To avoid, खत्म करना, हटाना, all the evil actions, हमारे सारे जितने बुरे व्यवहार है उनको खत्म करना होंगे। Welfare of entire world, पूरे सबका कल्याण सोचना होगा। Compassion, दया भाव, charity, दान देना,
If you have enough, then you should always share. देना चाहिए. Truth and purity of actions. जो भी आप काम करो उसमें सच्चाई हो, बनावटीपन न हो, दिखावा न हो, is dhamma. The essential conditions of following dhamma include saintly nature. संत स्वभाव. संतों का स्वभाव कैसा होता है? सरल होता है, कपट नहीं होता. Performing works of public welfare. ऐसे काम करना जिससे लोगों का भला हो. Being free from all evil. सारी बुराइयों से दूर रहना. Good behavior. अच्छा व्यवहार करना. Compassion, charity, gratitude. आभार व्यक्त करना. This thing is very important. If anybody helps you, always show your gratitude to him. वो आपसे अभिभूत हो जाएगा. Showing gratitude is a very great thing. आपको किसी ने आपकी हेल्प की, वो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, ऑलवेज शो योर ग्रेटिट्यूड. दिखाना चाहिए. और दिस शोज योर मॉरलिटी, योर डेवलपमेंट, योर बिहेवियर. नॉट किलिंग एनी लिविंग बीइंग. किसी जीवित को नहीं मारना. इफ यू रिमेंबर आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंग, he had vowed that he will never touch weapons. तो कभी किसी हथियार को हाथ नहीं लगाएगा. Obeying one's parents, अपने माता पिता की बातों को मानना. And elders, respect for one's guru, अपने गुरु का आदर करना. Being charitable towards one's friends, हमेशा अपने मित्रों के लिए दान का भाव रखना कि अगर उसको जरूरत है मैं दे सकता हूँ. Acquaintances, acquaintance का मतलब है परिचित, अपने जान पहचान वाले. Relatives, Brahmins and the needy, और जिसको जरूरत हो. कुल मिला के अगर if we I would like to explain, if I explain this thing in one line, that we should always do charity. दान दक्षिणा देना चाहिए जिसको जरूरत हो. According to the third rock edit, अब उसमें क्या लिखा हुआ है? There is also provision of moderately collecting and moderately spending money. हमेशा इकट्ठा भी कम करना, to collect low and moderately spending money, और खर्च भी कम करना. इसको बोलते हैं बचत की प्रवृत्ति. अल्प व्यय, अल्प खर्च, ये दोनों चीजें आती हैं. अकॉर्डिंग टू भागलू रॉक एडिक्ट्स, अशोक एक्सप्रेसेस बिलीफ इन बुद्धस त्रिरत्नस. त्रिरत्न बुद्ध के माने गए हैं. क्या है ये? बुद्ध, धम्म और संघ. अगेन वी विल रिपीट इट. बुद्ध, धम्म एंड संघ. Then we move on to in minor rock edicts of Sanchi and Sarnath. These are the place where they are both situated. Ashoka ordered Mahamatras of ये महामात्र. There was a post on the administration पढ़ेंगे when we will study administrative policies of Akbar. In that we will come to know who these people are. Koshambi and Patliputra to boycott such bhikshus and bhikshunis who tried to disunite the council. जो कोई भी परिषद को खंडित करने का, तोड़ने का प्रयास करते थे, ऐसे भिक्षु को संघ से बाहर निकाल दो. The main idea was to unite, okay, to not to divide, अलग नहीं, to unite. जितना इकट्ठा होकर रहेंगे उतना प्यार बढ़ता है. Suppose we are living in a joint family, बड़ा परिवार, दादा दादी, अंकल, चाचा चाची सब है, तो क्या होता है? We each and every we care for them. We care for them because if anybody is in trouble, so we all look after them. तो इससे हमारा compassion जो है वो बढ़ जाता है. Then again, we were here. In the first edict, it was ordered that no animal should be killed for any. Can you see the word? This word is yajna, not yajna, not yajna. In English it is written as yajna, but it is yajna. See, even today there is practices of offering sacrifice to God and Goddess to please them. तो आज भी पशु बलि देते हैं. So that was at that time also he went banned. Now we come to Dham Yatra. In ancient time, for their pleasure, अपनी खुशी के लिए, whenever king were fed up of or tired of all the kingdom works, राज्य के सारे वर्क से वो थक जाते थे, then he used to take a break and they used to go for vihar. वो खा जाते थे विहार पे. And what they used to do that
Then for their entertainment, they used to kill, they used to hunt animals. ये पहले की previously it was practiced as vihar, but now after initiation of Buddhism, Ashok changed the definition that before Ashoka's reign, king used to perform vihar yatra, or you can say forest travels, during which they used to kill animals for their entertainment. समझ में आया? अपने मनोरंजन के लिए वो जानवरों को शिकार करते थे. In place of such travels, Ashok arranged for धम यात्रा. उसको रिप्लेस किससे किया? धम यात्रा से, in which अब उसने ट्रैवल्स को चेंज कर दिया. Now that vihars were not organized to forest. तो कहां जाती थी? Were initiated to Buddhist places. वे जगह जहां पे बौद्ध धर्म की जगह थी. And gold donations, ये देखिए आप, ये इट इज सोने का दान, गोल्ड. It is written as gold dust, but it is golds. Golds donation were given to Brahmin, Shravans and aged people. बूढ़े लोगों को जो काम नहीं कर सकते थे, उनका जीवन यापन करने के लिए उनको सोने का दान देते थे. Now this is अनुसंधान. In today's world, we use this word अनुसंधान as research, but at that time it was used as propagation, प्रचार प्रसार के लिए, for advertisement. That was known as अनुसंधान. During Ashoka's reign, the state employees, जो उनके कर्मचारी होते थे, जिसको वो प्रादेशिक, these names are actual of origin of Sanskrit. They are known as Pradeshik and Rajuks, and youths were sent on travel for propagation, प्रचार प्रसार के लिए. You can just see the word propagation of religion every 5th year, which was called Anusandhan. It was travel by the state employees to propagate the religion. धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हर 5 साल में उनका एक अनुसंधान यात्रा होती थी. Then Dham Mahamudra, in 14th year of his coronation, राजगद्दी पे आने के after 14 years, Ashok appointed Dham Mahamudras, whose major responsibility, remember this, whose major responsibility was to propagate religion among masses. Masses का मतलब लोगों के बीच में, जनता के बीच में, to inspire them for deeds of public welfare. See, he initiated the thought that you should always do public welfare. अब पब्लिक के बीच में जाकर के आप पब्लिक वेलफेयर की बात करोगे, then what will happen? The result will be every other person would be doing some act of welfare for another one. अगर आपको बोला जाए कि आप अपने घर का आंगन तो साफ करते हैं, लेकिन आपके पड़ोसी का भी आंगन साफ करना है, then what would be the result? All the roads will be cleaned itself by the process of organizing this public. There would be no need of these employees who are cleaning the roads. मैंने मेरे घर का साफ किया, पड़ोस का साफ किया, पड़ोसी ने देखा मेरा तो साफ है तो मैं बाकी वाले का साफ कर देता हूँ. So this was the initiation of spreading the deeds of public welfare and charity. Again, the second idea was that people should not look for the help of the kingdom. राजा की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दूसरे की मदद करेंगे तो, right? So, and then releasing prisoners from imprisonment, जिसने अपराध किया है. Nowadays, you are listening to that caller tune of Corona. Whenever you call somebody, तो उसमें एक बात कही जाती है कि हमें किससे लड़ना है? बोलो, हमको लड़ना है बीमारी से, बीमार से नहीं लड़ना है. So this was the again idea that to stop the crime, we have to stop crime not by hating the criminals, releasing prisoners from imprisonment, कैदियों को जेल से बाहर निकालना, उनको भी अपने समझना, और reducing the tenure means time period of punishment, उनका सजा की अवधि को कम करना, providing financial assistance to their dependents. Now suppose if there is a criminal and he has been imprisoned, now what about the rest of the family? तो उनको how to assist, उनको कुछ ना कुछ देना, काम करवाना या welfare करना, that was also part of this charity. Now we move on to rock edicts. This thing is very much important in the perspective of history, because all the evidences, whatever we are learning about Ashoka or whatever kingdom we are learning, whatever dynasty we are learning, all this proof we get from rock edicts.
इतने साल तक तो केवल पत्थर ही है जो जिंदा है और जिसके ऊपर सब चीजें लिखी हुई है. Ashoka was the first Indian ruler. Mind it, this one is for your GK also. Ashoka was the first ruler to address his subjects. उसने अपनी जनता को कोई मैसेज किससे दिया? Edicts. उसका मैसेज किससे दिया? एडिक्ट से दिया. He got inspiration to do so from, remember this, the king is from Iran. Dara first, the ruler of Iran. At that time, Dara first was ruler of Iran. What he used to do? He used to spread the message. जिसको बोलते कोई भी घोषणा होती थी. Now that he used to do with the help of rock edicts. और उसको on the main square, जब main चौराहा होता था वहाँ पे रखवा देता था. But the idea was good to spread a thing among mass. अगर जनता में फैलाना है अगर आइडिया तो. Most of the edicts of Ashoka are in Brahmi script. Still, I would like to say that many of the edicts are still untranslated. The historians are unable to translate that Brahmi script also. While the edicts found in Mansehra and Shah Bajgadi in northwest India are in Kharosthi script. See, Brahmi has been translated, but this one is not. On one pillar, brought from Topra to Delhi, 7 edicts have been inscribed on a single pillar. इस पिलर का कल मैं डेफिनेटली आपको फोटो बताऊंगा मैं. Greek king Amycocus second is found mentioned in the second and third edicts. यहाँ पे आपको क्लियर पता चलेगा कि that was the effect of Greek dynasty or Greek impact because of Seleucus and then Megasthenes, and they had impacted. In fact, at that time जो भी monuments बनाए गए थे, they had also a touch of bit Greek, you can say artifacts. Whatever monuments were constructed, उनमें थोड़ा Greek का असर नजर आता था, touch नजर आता था, you can say. जेम्स प्रिंसेप, और इसको ये याद रखना, इसको, इस नाम को, जेम्स प्रिंसेप वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सक्सेसफुली इंटरप्रेट द एडिक्ट्स ऑफ अशोका. ये वो इंसान था, जेम्स प्रिंसेप, जिसने पहली बार इसका मीनिंग रॉक एडिक्ट्स का ब्राह्मी स्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करके बताया. एंड देन इन्फ्लुएंस्ड बाय अशोका, किंग टिसा ऑफ तंपारनी, दिस एरिया सिचुएटेड इन श्रीलंका. Just remember one thing, that even today Sri Lanka is following Buddhism, and it is the complete first, the whole country is following the religion Buddhism, and in fact it is not secular. The national religion of Sri Lanka is also Buddhism. So adopted the title of Devman Priya. As you can remember, this title was entitled to the Ashoka. He also invited Emperor Ashoka. देखिए उसको बुलाया गया था. कौन सा ओकेशन था? On the occasion of his second coronation. अब आप सोच रहे होंगे फर्स्ट कोरोनेशन सेकंड कोरोनेशन क्या होता है? इट वॉज लाइक इलेक्शन. अभी 5 साल से सरकार चलती है. एट दैट टाइम वंस अ किंग वॉज एंथ्रोन्ड ऑन थ्रोन, वो बैठता था तो उसका टाइम होता था. इट वॉज वॉट एवर टाइम, मे बी 5 years 10 years, but after a certain time he used to again coronate himself on that throne. वापस अपने गद्दी पे बैठने की एक वो समारोह करते थे. यहाँ पे देखिए मैंने, इफ यू रिमेंबर, आई मेंशन महेंद्र. अशोका सन महेंद्र कैरीड अ पार्ट ऑफ बोधि वृक्ष एंड अटेंडेड द सेरेमनी. बोधि वृक्ष को वो यहाँ से ले गए थे, and this is regarded to be the beginning of Buddhism in Sri Lanka. Okay, and then last one, after 40 years of rule, Ashoka died in 232 BCE. So by this way the Mauryan dynasty ended, and now in next class we will study about the administration, how it declined, and again if you have any problem then you can message me. Thank you.